आईपीओ में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि आईपीओ एक ऐसा तरीका है जिससे आप बम्पर लिस्टिंग गेन निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं एनालाइज करने की, तो आईपीओ को एनालाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जब हम किसी नॉर्मल कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे की फैक्टर्स चेक करते हैं जो शायद आईपीओ को एनालाइज करते समय हमें नहीं मिल पाती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप विनिंग आईपीओ को चूज कर सकते हो और अपने लिस्टिंग गेन्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मार्केट में अभी आने वाले टाइम में काफी सारे आईपीओस आने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब अगर सबसे पहले बात की जाए आईपीओस की, तो बहुत से लोग सिर्फ ये देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं कि मार्केट में आईपीओस की बारिश हो रही है या फिर मार्केट जो है आईपीओस के मामले में काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है। लेकिन ये सबसे गलत चीज है, आपको सिर्फ ये देखकर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो जब मार्केट में काफी सारे आईपीओस लाइन से आ रहे होते हैं, उसमें से कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं होती है। अब उसमें हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं कि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऐसी कंपनीज आपको पुअर लिस्टिंग गेन्स या फिर लॉस में भी लेकर जा सकती है। अब अगर एक और पॉइंट की बात की जाए तो आईपीओ में बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो लिस्टिंग गेन के टाइम पर आपको अच्छे गेन्स तो देती हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में भी काफी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कराती हैं। तो आपको एनालाइज करते समय ये भी देखना चाहिए कि इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। अब हमें स्ट्रैटेजी समझने के लिए 3 पॉइंट्स रखने होंगे और उन्हीं 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम समझेंगे कि हमें किसी अच्छे आईपीओ को किस तरीके से चूज करना है। अब सब कुछ जानने के लिए आपको कंपनी को ट्रेडिशनली एनालाइज करना होगा, जिसमें आपको कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होगा। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स सेबी को सबमिट करती है। उसमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है DHRP, उसके बाद आता है RHP और उसके बाद आता है फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड ही होते हैं। अब सबसे पहले अगर DRHP की बात की जाए तो इसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो रिव्यू की जाती हैं थ्रू रेगुलेटर्स और एक्सचेंजेस। अब वो इसमें जो भी चेंजेस बताते हैं वो चेंजेस और अपडेशन के बाद ये डॉक्यूमेंट जाता है RHP और RHP के बाद ये बन जाता है फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो वो होता है RHP, जिसमें आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं। बट इसमें सिर्फ आपको एक डिटेल नहीं पता चल पाती कि कंपनी कितने शेयर्स के साथ आ रही है और शेयर्स की क्या प्राइस रहेगी। तो प्राइसिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन RHP डॉक्यूमेंट में नहीं होती है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ढूंढना चाहते हो तो आप सेबी की साइट पर जाकर फाइलिंग के ऑप्शन पे आप इसे ढूंढ सकते हो और वहां पर जाकर इस पूरे डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो। अब अगर बात की जाए कि इसमें आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, वैसे तो अगर आप चाहें तो आप पूरा डॉक्यूमेंट भी रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वहां पर समरी पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, जिसमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो एटसेट्रा आपको मिल जाएगा, वो भी आपको चेक करना है। उसके बाद आपको अबाउट द कंपनी और रिस्क फैक्टर्स को भी चेक करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी फंडामेंटली कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब अगर आप एक बार फाइनेंशियल्स पढ़ लेते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कंपनी एक्चुअली में कितना डेट में है और साथ में कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिव और पॉजिटिव हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये सबसे ज्यादा आसान तो होता ही है और सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होता है, जिससे आपको कंपनी का पास से लेकर प्रेजेंट सब कुछ पता चल जाता है। अब अगर आपने कंपनी के बारे में सब कुछ जान लिया है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है वो फ्रेश इशू है या फिर ऑफर फॉर सेल है। अगर फ्रेश इशू की बात की जाए तो फ्रेश इशू में कंपनी जितना भी पैसा रेज करती है वो कंपनी के पास ही जाता है और कंपनी की ग्रोथ में ही यूज किया जाता है। बट अगर ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो ऑफर फॉर सेल में जितने ऑलरेडी प्रमोटर्स होते हैं या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बेचकर एग्जिट लेना चाहते हैं। तो इन दैट सिचुएशन जितना भी रेज्ड मनी होता है वो प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के पास जाता है, तो इसमें कंपनी का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो देखा जाए इन दैट सिचुएशन आपको ऑफर फॉर सेल वाले जितने भी आईपीओ होते हैं ना उनसे दूर रहना चाहिए। अब इसमें एक रीजन ये भी होता है कि जितने भी प्रमोटर्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई रीजन है अपनी कंपनी से एग्जिट लेने का। अब अगर जनरली बात की जाए तो बहुत सारे प्रमोटर्स ऐसे भी होते हैं जो कंपनी की ग्रोथ के लिए या फिर अपनी दूसरी कंपनी की ग्रोथ के लिए भी अपने शेयर्स को बेचते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑफर फॉर सेल वाली कंपनी अच्छी है तो आपको हमेशा जो भी प्रमोटर्स या फिर शेयर होल्डर्स एग्जिट ले रहे हैं उसका रीजन जरूर जान लेना चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि अगर वो कंपनी सिर्फ फ्रेश इशू लेकर आ रही है या फिर दोनों लेकर आ रही है तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या चेक करना है। फ्रेश इशू में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी का जो मेन एम है आईपीओ लेकर आने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। कंपनी अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर कंपनी के ग्रोथ के लिए आईपीओ लेकर आ
जा रही है या फिर अंडर प्रेशर होकर अपने पुराने डेट को कंप्लीट करने के लिए मार्केट में आईपीओ लेकर आ रही है। अगर देखा जाए तो दूसरा रीजन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है किसी भी कंपनी के ऊपर। अगर वो अपना डेट क्लियर करना चाहती है तो वो सारा पैसा डेट में ही चला जाएगा और कंपनी की ग्रोथ में बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहले तो वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहती है, दूसरा कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करना चाहती है या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहती है। ये दो पॉजिटिव रीजंस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव रीजंस उस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में है तो वो आपके लिए ग्रीन फ्लैग हो सकता है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कंपनी अपने डेट को पूरा करना चाहती है तो वो एक रेड फ्लैग है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले वैल्यूएशंस भी हमेशा चेक करनी चाहिए। अब आप वैल्यूएशंस कैसे चेक कर सकते हो? थ्रू पीई रेशियो, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। पीई रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी पर शेयर से कितना अर्न कर रही है। अगर आप चाहो तो आप पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हो जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, और साथ में आप सेक्टर के पीयर से भी चेक कर सकते हो कि सेक्टर का पीई रेशियो क्या चल रहा है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो स्टॉक ओवरवैल्यूड या फिर अंडरवैल्यूड है। अब अगर आईपीओस की बात की जाए तो मेजरली कंपनीज हमेशा ओवर वैल्यूएशन के साथ ही आती हैं, क्योंकि हर कंपनी और हर प्रमोटर यही चाहता है कि उनको ओवर प्राइस मिले या फिर ज्यादा पैसा मिले। अब ज्यादातर ना ये जो कंपनीज होती हैं बूम के टाइम पर ही अपने आईपीओस को लेकर आती हैं, जब स्टॉक मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स लोगों को मिल रहे होते हैं। अब ये तो है कुछ स्टेप्स जिससे आप अच्छे आईपीओस चूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ हैक्स जिससे आप आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स को इंक्रीज कर सकते हो और साथ में अपने अलॉटमेंट चांसेस को भी इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले अगर अलॉटमेंट की बात की जाए तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोअर प्राइस पर अप्लाई करते हो तो आपके अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा कट ऑफ प्राइस है उसी पे ही आपको अप्लाई करना है। अब अगर दूसरे तरीके की बात की जाए तो आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज कर सकते हो डीमैट अकाउंट्स के थ्रू। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप खुद के मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई ना करो, क्योंकि सेम पैन कार्ड होने की वजह से आपकी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आप अपनी फैमिली में अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और उससे अप्लाई कर सकते हो, जिससे अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर लिस्टिंग गेन्स की बात की जाए कि आप लिस्टिंग गेन्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हो या फिर ये कैसे पता लगा सकते हो कि वो आईपीओ प्रीमियम पर लगेगा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उस आईपीओ पर कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है मार्केट में उस आईपीओ की डिमांड उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और डिमांड के अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट में वो आईपीओ कितने लिस्टिंग गेन्स पे आ सकता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक्सपर्ट्स का एक आइडिया और अजम्पशन होता है, तो उस पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आपको खुद का रिसर्च जरूर कर लेना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट टाइप की बात की जाए तो आप ये चेक कर सकते हो कि उस कंपनी की कोई कंपटीशन कंपनीज हैं या फिर नहीं है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई सेम सेक्टर में ही बार बार कंपनीज लिस्ट होती हैं तो इन्वेस्टर्स का ध्यान ज्यादातर नई कंपनीज पर नहीं जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो यूनिक सेक्टर से बिलोंग करती है और उसके कंपैरिजन में कोई भी कंपनी नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए ग्रीन फ्लैग हो, क्योंकि उसके लिए लोग एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहेंगे और ओवर प्राइस भी पे करना चाहेंगे। तो ऐसे में आपको लिस्टिंग गेन ज्यादा मिल सकता है। साथ में आप इशू साइज भी चेक कर सकते हो कि उस कंपनी का इशू साइज कितना है। जितना बड़ा इशू साइज होगा अलॉटमेंट के चांसेस उतने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बट जितना छोटा इशू साइज होता है उतना ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड होती है। तो सब कुछ डिमांड पर ही डिपेंड करता है। आपको रश नहीं करना चाहिए। पहले और दूसरे दिन उस आईपीओ के सब्सक्रिप्शंस आपको जरूर चेक करने चाहिए। अब बहुत से लोग फोमो में आ जाते हैं और उसकी वजह से पहले दिन ही आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपके अलॉटमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप फर्स्ट डे पे अप्लाई करो या फिर थर्ड डे पे। तो आपको वेट कर और पेशेंस के साथ ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। एट लास्ट आई होप आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे आपको बेस्ट और विनिंग आईपीओस को चूज करना है। अब आप भी अपने लिए बेस्ट आईपीओस को चूज करेंगे और लिस्टिंग गेन्स को इंक्रीज करेंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।